आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात, और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क एवं खेलकूद युवा कल्याण के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी। बनारस जैसी प्रतिष्ठित सीट से जीत के आते हैं जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आइए विभिन्न मुद्दों पे उनसे हम खुल के बात करते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बताया दर्शकों की कि बनारस साउथ से आप जीत के आए हैं और पहली बार जो इतनी भारी बहुमत और इतना जीत मिली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, किस तरीके से अपेक्षाओं पे जनता की खरे उतरेगी ये पार्टी? जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं और जनता को लग रहा है, जनता को ये लग भी रहा है कि हम उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। हमने जो संकल्प पत्र 2017 दिया था चुनाव के पूर्व, जिस पर हमने मैंडेट मांगा, जनता से समर्थन मांगा, उस संकल्प पत्र को बिंदुवार छांट करके संबंधित विभागों को हमने भेजा। सभी संबंधित विभागों ने उस संकल्प पत्र के बिंदुओं को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना तैयार की, प्रेजेंटेशन तैयार किया है और उस प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने पूरा देखा है। एक एक मंत्रिमंडल के सदस्य ने देखा है। माननीय पूज्य योगी जी के साथ हम लोग बैठ करके डिस्कस किए हैं और पूरी कार्य योजना को हम लोग तैयार कर रहे हैं और संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं को हम पूर्ण करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि संकल्प पत्र को लेके 100 दिन का एक टाइम दिया था माननीय योगी जी ने, सबने उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया है। अपने विभाग के बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से, क्योंकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी आपके पास है, युवा एवं जो खेलकूद विभाग है, तो जो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या कर रहा है विभाग या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ नया करने वाली है? देखिए, सूचना जो विभाग हमारा है, सूचना जनसंपर्क जो कह रहे हैं आप, सूचना विभाग है। सूचना विभाग में हमने पहले तो बहुत से जो समस्याएं थी, कमियां थी, उसको दूर किया है। पत्रकारों के लिए सुविधाओं का विकास किया है, उस पर भी हम कार्य योजना बना रहे हैं। हम नए सूचना भवन का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं। हम लोग जितने मीडिया सेंटर हैं अपने प्रदेश के, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जिले स्तर पर जो सूचना केंद्र है उस पर भी हम उसका विकास और उसके नए तरीके से उसमें क्या क्या नई नई तकनीकियां हैं उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। खेल कूद विभाग में हम लोग का एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य समझ लीजिए कि हर 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का नौजवान किसी न किसी खेल से जुड़े। प्रत्येक नौजवान किसी न किसी खेल में शामिल हो, किसी न किसी खेल से उसका जुड़ाव हो, और इसलिए हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और कार्य योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमने सभी विद्यालयों को, सभी शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग के माध्यम से पत्र भेजा है। इसके लिए हम जिले स्तर पर ओलंपिक गेमों को मिलाते हुए बड़े आयोजन करने वाले हैं। हर जिले में, प्रमुख जिलों में करने वाले हैं। पहले चरण में हम लोग कुछ प्रमुख जिलों को लेंगे, इस पर हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। लेकर के जिला ओलंपिक की तर्ज पर हम लोग कार्यक्रम कराने वाले, जिसमें 10,000 8,000 ऐसे लोग जो कि नहीं भी गांव के हैं, देहात के हैं, कोई व्यवसाय में लग गया है, पढ़ाई नहीं कर पाया किसी कारण, वो भी यदि उसके अंदर खेल की प्रतिभा है उसको भी हम जोड़ें। साथ ही साथ हमने शिक्षण संस्थाओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, पत्र भेज रखा है कि आप अपने यहाँ कम से कम एक पीरियड विद्यार्थियों के खेल के लिए नियत करें और हर समय मौसमी खेल, सीजनल खेल जो होते हैं, कि तैराकी है, कभी होता है, कभी वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, वैसे वैसे कबड्डी है, ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप है, एथलीट के जो प्रोग्राम है, हमने कहा है कि सभी चीजों को आप जोड़ते हुए नियमित सीजनल खेलों को कराएं। बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से अभी आपने बात की कि ओलंपिक की तर्ज पे हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद में इतना बड़ा एक प्रदेश है, अगर कहें आबादी के लिहाज से तो देश का 6वां, मतलब दुनिया का 6ठा देश बन सकता है। लेकिन अगर बात खेलकूद की प्रतिभाओं की करें, आप भी युवा हैं, युवाओं की खेलकूद की प्रतिभा की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ओलंपिक की या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं की हम अगर बात करें तो वो टैलेंट, वो प्रतिभा यहाँ से नहीं निकल पाती जो कि यहाँ से निकलनी चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, प्रतिभाएं बहुत हैं, निखारने की योजनाएं भी बहुत हैं, लेकिन उस योजनाओं का क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को हम ले नहीं आए। गुटबाजी, गोलबाजी, भ्रष्टाचार,
के कारण हम वास्तविक प्रतिभाओं को निखारने में निश्चित तौर पर सफल है, लेकिन हमने उस पर मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। हम ये तय किए हैं कि अगले ओलंपिक में उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उत्तर प्रदेश के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उसमें शामिल हों और मेडल भी प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग लगातार दिन रात उस पर बात कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। अपने खेल अधिकारियों को, खेल से जुड़े हुए खेल संघों की भी हम लोग बैठक करने वाले हैं। अभी 11 तारीख को सेमिनार भी है, ऐसे करके कि कैसे हम इसके स्तर को ऊंचा ले जाएं। उत्तर प्रदेश में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गांव में रहती हैं, जो गांव के किनारे, कहीं शहर के बहुत किनारे रहती हैं, लेकिन उनको हम लोग निखार नहीं पाए, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए। केवल किसी अधिकारी, किसी नेता के फोन, किसी के नजदीकी होने के कारण किसी अप्रतिभावान व्यक्ति को किसी प्रतिभावान के ऊपर वरीयता देकर के आगे बढ़ाया गया, उसको हम दूर कर रहे हैं। खासतौर से जो आप खेल संघों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से खेल संघों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। मैंने ये नहीं कहा कि खेल संघों में भ्रष्टाचार की बात मैंने नहीं की, मैंने आपसे ये कह रहा हूं कि हम इस सभी चीजों को, खेल संघों की बात नहीं कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का मतलब आर्थिक पक्ष ही नहीं होता है, भ्रष्टाचार का मतलब किसी का फेवर लेना, वो भी भ्रष्टाचार है। किसी को अनुमन्य सुविधा, जैसे कि किसी को हम खिलाड़ी को 500 रुपया, 200 रुपया, 240 रुपया, जो भी है नियत है, हम उसको खाना देना है, हम उसको नाश्ते में अंडा देना है, दूध देना है, शाम को पनीर देना है, कुछ मांसाहारी तो मांसाहारी भोजन देना है। ये जो हमको देने की व्यवस्था है, हम नहीं कर पा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, खासतौर पर उसके लिए अनुमन्य है, अनुमन्य होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा था, उसको हमको देना है, देने का हम प्रयास कर रहे हैं। बनारस से आप आते हैं, बनारस से आप विधायक हैं, और अभी जो स्वच्छता इंडेक्स आया है देश का, उसमें केवल बनारस ही ऐसा शहर है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। बाकी अगर शहरों की बात करें तो कम से कम 52 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो पिछले 100 शहरों में जिन्होंने जगह पाई है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्या कर रही है सरकार इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेके, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे या केंद्र सरकार की स्वच्छता के निमित्त तय किए गए किसी कार्यक्रम को किसी भी रूप में लागू करना नहीं चाहती थी। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट धीमा पड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम धीमे पड़ा हुआ है। बनारस में चूंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है, तो नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते वहां की जनता में अद्भुत जागरूकता है। वहां की जनता ये कहती है कि हमारे सांसद ने, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो हमें उसमें सहभागी होना है, इसलिए वहां का हम आगे कर पाए। जनता बहुत सहयोगी है, जनता के सह जब जनता झंडा उठा लेती है, जनता आगे निकलती है, तो प्रशासन शासन सब नगण्य हो जाता है। और जनता ने वहां का झंडा उठाया, प्रशासन को भी मजबूर होकर के साथ होना पड़ा और सभी लोगों ने साथ दिया, तो हम कुछ सुधार कर पाए। पूरे प्रदेश में कोई योजनाएं ओडीएफ की हो, ओपन डिफिकेशन की, चाहे नमामि गंगे से जुड़े, ये है कि 1600 गांव हैं। हमारा ये था कि गंगा जी के किनारे, नदियों के किनारे जो 1600 गांव हैं उनको ओडीएफ कर दिया जाए, नहीं हुआ। हमने कार्य योजना बनाई है, हम अक्टूबर नवंबर तक या उसके पहले ही पूरे एक गंगा किनारे गांव को ओडीएफ करने वाले हैं। हम पूरे प्रदेश को ओडीएफ करने की योजना बनाए हैं, कार्य योजना, कि वहां पर कमेटियां गठित हो, कमेटी गठित करके जन जागरण फैलाया जाए, जागरूकता किया जाए और जागरूकता फैला करके ओडीएफ किया जाए। स्वच्छता, देखिए आपको एक चीज बताएं, स्वच्छता नैसर्गिक मनुष्य का स्वभाव है, उस स्वभाव को बताने की जरूरत है। केवल मनुष्य कोई, अब छोटी छोटी चीज है, आप बैठे हैं कहीं, आप देखते हैं रास्ते में आप चल रहे हैं, रास्ते में चलते हुए आपने कोई चीज आपने लिया, फाड़ा, पेन खरीदा, सपोज के पेन का रेपर निकाला, पेन निकाल के जेब में रखा, रेपर फेंक दिया। करना कुछ नहीं है आपका, इसमें न तो तौहीन होने वाला है, न तो सम्मान घटने वाला, न तो कुछ लगने वाला है, न सुविधा होने वाला। उस रैपर को भी आपने जेब में रखा, सही जगह पर डस्टबिन में डाल दिया, बहुत बड़ा काम हो। इसमें एक चीज आपको बताएं, गांव में आज जाएंगे, आज भी गांव में के कंसेप्ट को यदि हम लागू करें हर जगह, तो बहुत चीजें ठीक होने वाली हैं। गांव में आप जाएंगे, यदि आप लोग गांव के निवासी होंगे, तो एक चीज बताएं, घर का जो मुखिया होता है गांव में आप देखे होंगे, मकान के आगे बहुत बड़े बड़े सहन होते हैं, बहुत बड़े बड़े दरवाजे के सामने जगह होती है, इसको सहन कहते हैं, और उससे जुड़ती हुई कुछ कच्ची या पक्की सड़कें या खड़ंजा के रास्ते ऐसे करके होते हैं। तो जो गांव का मुखिया है, सुबह सुबह नित्य कर्म करने के बाद वो पहला काम जानते हैं क्या करता है? हम लोग देहात कराने वाले हैं, अरहर के बहुत बड़े बड़े डंडे होते हैं,
जिसको खरहर कहा जाता है। 2-3 रहर को बांध करके उस खरहर से वो घर का मुखिया पूरे दरवाजे को साफ करता है और लगी हुई जो खड़ंजा सड़क या कच्ची सड़क है उसको भी साफ करता है। साफ करके जो कूड़े को है एक जगह इकट्ठा करता है, फिर उठाता है और गांव में 2-3 परिवारों का मिला के या एक परिवार का भी एक कूड़ा रखने का स्थान होता है जिसको घूरा कहते हैं। कभी इसको अध्ययन करिए आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको जानने की जरूरत है। उस घूरे पर ले जाकर के उसको डाल देता है। वह घूरे पर रोज 2 घर की या अपने परिवार की कूड़ा जाता है और साल भर वर्षा पानी गर्मी जाड़ा इस सब से वो कूड़ा परिष्कृत होता है और बहुत बढ़िया खाद बनता है और उससे छोटी छोटी फसलें, सब्जी की गोभी हुआ, मिर्चा हुआ, बैगन हुआ, ऐसे करके सब्जियों में उसको डाला जाता है, अच्छी पैदावार होती है। तो गांव का मुखिया अपने घर की सफाई करता है। यह भाव जब हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक में आएगा कि हम घर के मुखिया हैं, पतली सी सड़क है सामने की, सपोज करिए सफाई कर्मी नहीं आया। देखिए ये जो गांव की परिभाषा है आप उसको शहर में लागू नहीं कर सकते क्योंकि शहरों का परिवेश अलग होता है। और अगर शहरों की बात करें तो खास तौर से पूर्वांचल के ऐसे बहुत से शहर हैं जो इस इंडेक्स में बहुत पीछे पायदान पे आए हैं। अब क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, आप कही है, उसको किस तरीके वही बता रहा हूँ कि जैसे वो सहन साफ करता है, मैं देहात की बात कर रहा हूँ, शहर में उसको लेके जोड़ रहा हूँ। हमारा दरवाजा है, मकान है, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, कार्यालय स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता, ये 4 चीजें हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में आप अपने को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रहें। आपके जो फाइल, आप जैसे मान लीजिए सब फाइल है हमारे यहाँ जो पड़ी हुई है, इस फाइलों को मैंने थोड़ा सा साफ, इसे धूल जमी रही, छोड़ दीजिए यहाँ पर 10 दिन धूल जम जाएगा। यह स्वच्छता में आता है, इसमें आपने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई योगदान किया है। आपने इस फाइल को उठाया, इसे ठोका, ठोक के रख दिया, सफाई हो गई। आपने अपने कमरे में जहां बैठते हैं, आप आए, मान लीजिए गंदगी है, आपका सफाई कर्मी नहीं आया, आपने थोड़ा सा करके बाहर निकाल के रख दिया, वो स्वच्छता है। आपके घर के सामने छोटी सी पतली सी सड़क होगी, छोटी सी पतली सी सड़क होगी, कॉलोनी में रहने वालों को, मैं निवासियों की बात कर रहा हूं, वो उन्होंने किया, 2 झाड़ू लगाए, किनारे कर दिए, सफाई कर्मी आएगा, उठा ले जाएगा। दुकान है, जैसे मान लीजिए खाने पीने की दुकान है, एक टोकरी रखिए, जो खाता है आपके, हम बनारस में करवाए हैं, हमारे यहाँ बनारस में पान उद्योग है, पान जो है उद्योग है, बनारस पान उद्योग। लाहौर में भी, चाहे अमेरिका में भी, जहां भी पान खाएंगे वो बनारसी पान प्रसिद्ध है। वह बनारस का पान उद्योग, वहां 1 करोड़ रुपए का लोग पान खा के थूक देते हैं और 2 पत्तियां मिलती हैं। एक पत्ती में पान दिया जाता है खाने वाले को और दूसरे पत्ती में यदि उस तंबाकू खाने वाला है तो उसको तंबाकू दिया जाता है, सुपारी तंबाकू चूना दिया जाता है। वो 2 पत्तियां सड़क पर यदि फेंक दी जाए तो सोचिए, बनारस में कम से कम हजारों की संख्या में बोल रहा हूं पान की दुकानें हैं, तो दुकानों के सामने कितने कूड़ा होने वाले हैं। हम लोगों ने आग्रह किया और दुकानदारों ने जागरूकता आई, उन्होंने अपने दुकान के सामने टोकरी रखा जो पान खाने वाले हैं, क्योंकि पान तो वहां खाते हैं लोग, पान खाने वाले हैं, तो उनसे आग्रह किया कि भैया ये पत्ती है, इस टोकरी में डालो। एक तो दुकानदार की तरफ से आग्रह हुआ, दूसरा जो पान खाने वाला है वह गया और दुकानदारों को कहा, जहां पर टोकरी नहीं है तो कहा भैया ऐसा करो, टोकरी नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे यहाँ पान नहीं खाएंगे। उसने टोकरी रख ली। ये जन जागरण है, इस तरीके से छोटे छोटे चीजों का जन जागरण होने वाला है। जागरूकता की ज्यादा आवश्यकता है। अगर सफाई अभियान की बात करें, जिस तरीके से हम बात करते हैं बनारस की, वहाँ की समृद्धि की, आपने कहा कि स्वच्छता की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो आपने हमेशा इसको जोर शोर से जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब क्योंकि आपकी सरकार है, इतना बड़ा बहुमत मिला है, 325 से ज्यादा सीटें मिली हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो जो अभी लगातार हाल की घटनाएं थी, बहुत ज्यादा हमें फर्क देखने को नहीं मिला है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसमें 2 चीजें बताएं आपको। अन्य सरकारों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति जनता की अपेक्षाओं के बारे में आपको बताऊं। अन्य सरकारें, सपा सरकार रहे, बसपा सरकार रहे, कांग्रेस सरकार रहे, अपराध होते हैं, खूब अपराध होते हैं, तो जनता का मानना रहता है कि इनका स्वभाव है, ये होगा, इनकी सरकार में होना अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो छोटे भी अपराध होते हैं, तो जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराध नहीं होना चाहिए। एनालिटिकल ग्राफ देखेंगे, बहुत अपराध में कमी हुई है, सुधार हुआ है।
लेकिन जो जनता, जो आप भी उसी में से हैं, आपको भी वही लगता है कि अब तो भाजपा की सरकार आ गई, अब तो कोई ऐसा नहीं है कि एक बटन हो जिस बटन को दबा दिया जाए तो भाई बटन दबा, दरवाजा बंद कर दिया आपने, अब अंदर कमरे में कोई नहीं आएगा। तो ये तो एक बात समझ में आती है। अपराध का ग्राफ हमारे पुलिसिंग के द्वारा ठीक होता दिख रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ठीक कर रहे हैं, पुलिसिंग ठीक दिखाई दे रही है, लोग मार्च कर रहे हैं। आपको अनुभव है एंटी रोमियो स्क्वाड जो बना, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को उसने रोका है। हमारे यहाँ जो एंटी माफिया सेल बन रहा है, अभी बन रहा है, उसके पहले ही जो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान थे उस पर काम करने लगे। भू माफियाओं का प्रकोप घटने लगा, भू माफिया भागने लगे यूपी छोड़ करके। बलात्कार की घटना, हत्या की घटना, डकैती की घटना, जो छोटी मोटी छिनैती वगैरह की घटना है, इसमें गुणात्मक रूप से कमी आई है। और समय दीजिए, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या तो जेल में होगा, दो ही रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं, भाग जाएगा उत्तर प्रदेश छोड़ के। हम उस पर काम कर रहे हैं। भूमाफियाओं की आपने बात की, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की, बातचीत अभी जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नीलकंठ तिवारी जी, जो सभी मुद्दों पे खुल के बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।